नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। यूक्रेन में रूस के हमले लगातार 8वें दिन भी जारी हैं। दारुल हुकूमत कीव के अलावा खार्किव समेत कुछ बड़े शहरों में रूसी फौज मिसाइलें दाग रही है। इस बीच नॉर्दर्न कीव से करीब 80 किलोमीटर दूर चेरनीहिव सुकाची बुका शहर की सैटेलाइट इमेज सामने आई है, जिनमें तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। ये इमेजेस अमेरिका की मैक्सा टेक्नोलॉजी ने जारी की है। इसी दौरान फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से 90 मिनट बातचीत की। इसके बाद मैक्रोन के हवाले से कहा गया कि रूस यूक्रेन जंग में सबसे बुरा दौर आने वाला है। पुतिन पूरे यूक्रेन पर ही कब्जा करना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर शुरू हो गई है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने वहीं पार्लियामेंट के सामने यूक्रेन की इमरजेंसी हेल्प के लिए $10 अरब की मदद की तजवीज़ रखी है। माना जा रहा है कि इसे बहुत जल्द पास कर दिया जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ही इस तजवीज़ की तायद कर रहे हैं। Не, он может в порту где-то стоять. अक़वाम मुत्तहिदा ने जुमेरात के रोज़ कहा कि रूसी जारहियत के दरमियान सिर्फ एक हफ्ते में 10 लाख से ज़्यादा अफराद यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी ममालिक में चले गए हैं। पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी ने कहा कि हमने सिर्फ 7 दिनों में 10 लाख पनाह गज़ीनों को यूक्रेन से पड़ोसी ममालिक नकले मकानी करते देखा है। यूक्रेन में रहने वाले लाखों लोगों के लिए वक्त आ गया है कि बंदूकें खामोश हो जाएं, ताकि उन्हें जान बचाने वाली इंसानी इमदाद फराहम की जा सके। दरीसना द क्यू इंडिपेंडेंट के मुताबिक कनाडा ने रूसी तवानाई के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले 10 अफराद पर पाबंदी आयद कर दी है, जिनमें तवानाई की 2 कंपनियां रोजनेफ्ट और गैज़प्रोम से मुताल्लिक़ अफराद भी शामिल हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के 8वें दिन जुमेरात की सुबह कैफ में 4 धमाके हुए। अखबार के मुताबिक वसती कैफ में 2 ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। तीसरे और चौथे धमाकों की आवाज़ कैफ के डर्जबी नोरेडो मेट्रो स्टेशन के करीब सुनाई गई। Не, он может в порту где-то стоять. The UN's refugee agencies रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग खौफनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है, और जैसे जैसे इसमें शिद्दत आ रही है, दुनिया के कई ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन बहाली की कोशिशें भी तेज़ हो रही हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद मंजूर करके एक मरतबा फिर रूस से यूक्रेन पर हमले बंद करने के लिए कहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास में यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस के खिलाफ करारदाद अक्सरियती वोट से मंजूर की गई, जिसमें रूस से फौरी तौर पर यूक्रेन में फौजी कार्रवाई बंद करने का मुतालबा किया गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने रूस से यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन बंद करने की करारदाद मंजूर कर ली। जनरल असम्बली में रूस के खिलाफ पेश की गई करारदाद पर आज वोटिंग हुई, जिसमें जुमला 146 ममालिक ने हिस्सा लिया, जबकि 35 ममालिक गैर हाजिर रहे। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हिंदुस्तान ने एक बार फिर रूस के खिलाफ वोटिंग से खुद को अलग कर लिया। वोटिंग में करारदाद की हिमायत में 141 वोट, मुखालिफत में 5 वोट पड़े, जबकि 35 अरकान गैर हाजिर रहे। A recorded vote has been requested. We shall now begin the voting process. Those in favor of draft resolution A/ES-11/L1, please signify. Those against, abstentions. The General Assembly is now voting on draft resolution A/ES-11/L1 entitled Aggression Against Ukraine. Will all delegations confirm that their votes are accurately reflected on the screen? The voting has been completed. Please lock the machine. The result of the vote is as follows. The result of The result of the vote is as follows. In favor, 41, against 5, abstentions 35. Draft resolution A/ES-11/L1 is adopted. वज़ारत ख़ारजा ने जुमेरात को कहा कि उसे यूक्रेन में हिंदुस्तानी तलबा के रगमाल बनाए जाने की कोई इतला नहीं मिली है। मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि यूक्रेन में हमारा सिफारत खाना वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानियों के साथ मुसलसल राब्ते में है। यूक्रेन की हुकूमत के ताउन से ज़्यादातर तलबा कल कारखिव छोड़ चुके हैं। हमें किसी को यरगमाल बनाए जाने की कोई इतला नहीं मिली। हमने यूक्रेन की हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो हमारे तलबा को खारकिव और आसपास के इलाकों से निकाल कर मगरबी हिस्से तक पहुँचाने के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाएँ। तर्जुमा ने कहा कि हम खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक बशमूल रूस, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और मालडोवा के साथ हम आहंगी और ताउन से काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी लोगों को निकाला गया। बागची ने कहा कि हम यूक्रेन की हुकूमत की तरफ से फराहम करदा मदद की तारीफ करते हैं। हम यूक्रेन के मगरबी पड़ोसियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यूक्रेन से निकाले गए हिंदुस्तानी तलबा को उस वक्त तक पनाह दी जब तक कि वो घर वापस जाने के लिए हवाई जहाज में सवार ना हो गए। ऑपरेशन गंगा के तहत 600 से ज़ायद हिंदुस्तानियों को मुख्तलिफ फ़्लाइट्स के ज़रिए लाया गया। ये इंडियन एयरफोर्स के C-17 तैयारे की मदद से चारशंबे की रात और जुमेरात की सुबह के दरमियान इन 600 लोगों को लाया गया, जबकि वहाँ से लगातार इवैक्यूएशन का सिलसिला जारी है। IF का पहला C-17 तैयारा रोमानिया की दारुल हुकूमत
बुखारेस्ट से 200 मुसाफिरों को लेकर कल रात तकरीबन 1:30 बजे यहां पहुंचा। वजीर ममलिकत बराए दिफा अजय भट्ट ने खुद इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचने वाले लोगों का इस्तकबाल किया। उन्होंने ट्वीट किया कि वो हिंदुस्तानी फिजाइया के अमले और पायलट्स की 24 घंटे खिदमत और हिंदुस्तानी शहरियों को बाहिफाजत वतन वापस लाने में हुकूमत की कोशिशों के लिए बेहद मशकूर हैं। दूसरा C-17 तैयारा बुडापेस्ट से 220 हिंदुस्तानियों को लेकर सुबह 5:40 पर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। उसी वक्त तीसरा C-17 तैयारा 208 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर पोलैंड के राजोव से सुबह 7 बजे लंदन पहुंचा। भट्ट ने घर वापस आने वाले लोगों का इस्तकबाल किया और उनसे बातचीत की। उन्होंने तमाम हिंदुस्तानियों को जंगज़दा यूक्रेन से वतन वापस लाने तक कोशिशें जारी रखने के हुकूमत के अज़्म के बारे में आगाह किया। I'll follow all the instructions that they give you. This is not a civilian aircraft, this is a military aircraft. आराम के साथ जो नीचे बैठे हैं, अगर जो थक जाते हैं, उनको लगता है कि उनको मजा नहीं आ रहा नीचे बैठने में, लेकिन exchange the seat with a friend of theirs. So you will come to know who is your friend also. Okay? Okay? Okay. So wish you all the best. Have a great journey. हेलो एवरीवन, हम सभी एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, एयरपोर्ट ऑफ बुखारेस्ट पे। कल शाम को हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए और उन्होंने हमें अश्योर किया और हमारे मेयर को अश्योर किया कि सारी इंडियन स्टूडेंट्स 24 to 30 आवर्स के बीच में एयरपोर्ट पे होंगे। एंड राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट द एयरपोर्ट। हम दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं अपने सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं अपने इंडियन एम्बेसी को और रोमानिया के लोगों को। हमारे शहर के मेयर मिहाइलो को, स्नागो के मेयर हैं वो, उन्हें भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। यूक्रेन में रूसी फौजियों की जानिब से क्रैकडाउन के दरमियान रूस में जंग मुखालिफ मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। बरतानवी अखबार द गार्जियन ने खबर दी है कि रूसी पुलिस ने चारशंबे के रोज सेंट पीटर्सबर्ग में जंग मुखालिफ मुजाहरे के दौरान येलिना और सिपुआ को हिरासत में लिया। रूसी हुक्काम की जानिब से 77 साल समाजी कारकुन को एहतजाजी मुकाम से हटाए जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अखबार ने इत्तला दी कि रूसी शहरों में हजारों अफराद पुलिस की धमकियों और यूक्रेन पर हमले के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जेल में कैद क्रेमलिन के नाकिदुल केसी ने चारशंबे को ट्वीट किया कि रूस हम पुरअमन मुल्क बनना चाहते हैं। कुछ हमें अमन का मुल्क कहते हैं, लेकिन कम से कम हम दहशतगर्दों का मुल्क ना बने। उन्होंने कहा कि मैं ये देखकर खामोश नहीं रह सकता कि किस तरह 100 साल पहले के वाकयात रूसियों के लिए यूक्रेन के लोगों को मारने का बहाना बन गया। रूस के हमले के बाद यूक्रेन से लौट रहे करीब 16,000 हिंदुस्तानी मेडिकल तुलबा अपनी आगे की पढ़ाई को लेकर खौफ का शिकार हैं। इन तुलबा के लिए राहत भरी खबर
आई हैं उनकी पढ़ाई पर असर ना हो, इसीलिए वहां से लौटने वाले मेडिकल तलबा को हिंदुस्तान के कॉलेजों में दाखिला दिलाने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए मरकजी हुकूमत फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग रेगुलेशन यानी FMGL एक्ट में बदलाव पर गौर कर रही है। मरकजी वजारत सेहत के जराये का कहना है कि मुमकिन है कि जुमे के रोज़ इस मुद्दे पर एक अहम मीटिंग होगी। वजारत सेहत की जानिब से नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC को एक चिट्ठी लिखी जा रही है जिसमें कहा जाएगा कि FMGL रेगुलेशन एक्ट 2021 में बदलाव किया जाए ताकि बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स को दाखिला मिल सके। अभी तक फॉरेन मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने वाले तलबा को कोर्स की पूरी टर्म मुद्दत के अलावा ट्रेनिंग और इंटर्नशिप हिंदुस्तान से बाहर ही करनी होती है। यूक्रेन में 6 साल में MBBS होता है, फिर 2 साल इंटर्नशिप होती है। ऐसे में पढ़ाई मुतासिर हुई तो हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल बहरान में पड़ जाएगा। वजारत सेहत के एक अहदेदार ने बताया कि हिंदुस्तान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए उसी साल नीट पास करनी होती है, जबकि हिंदुस्तान के बाहर के मेडिकल कॉलेज में नीट पास करने के 3 साल के अंदर कभी भी दाखिला लिया जा सकता है। बैरूनी मुल्कों से जितने भी मेडिकल तलबा मुल्क वापस आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर MBBS स्टूडेंट्स ही हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन को कई मुल्कों का साथ मिल रहा है। इसकी वजह से रूस की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। 30 से ज़्यादा मुल्कों ने रूस के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसके जवाब में अब रूस ने अपने स्पेस रॉकेट से अमेरिका, जापान और ब्रिटेन का फ्लैग हटा दिया। खास बात यह है कि रूस ने इंडियन फ्लैग को बरकरार रखा। रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस के सरबराह दिमित्री रोगोजिन ने सोशल मीडिया पर रूसी स्पेस रॉकेट का वीडियो शेयर किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि रूसी स्पेस रॉकेट से कई मुल्कों के फ्लैग्स को हटाया जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान का झंडा रॉकेट पर बरकरार है। रूसी फौज के हमले के बाद यूक्रेन में जंग जारी है और हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले हजारों तलबा हुनूज वहां फंसे हुए हैं। दरिया असराए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने कहा कि हमें भी तलबा की हालत को देखकर बुरा लग रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्या हम रूसी सदर पुतिन से जंग बंद करने को कह सकते हैं? ख्याल रहे कि कश्मीर के एक सीनियर वकील ने CJI की बेंच के सामने अर्जी पर जल्द समाअत का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया के पोस्ट में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर रहे हैं, तलबा की हालत देखकर हमें भी बुरा लगता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्या हम रूसी सदर से जंग बंद करने के लिए कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट यूक्रेन में फंसे तलबा के मामले पर अटॉर्नी जनरल के साथ मिलकर गौर करेगी। रूस यूक्रेन जंग की वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड के दाम जुमेरात के रोज $115 फी बैरल को पार कर गया। ऐसे में आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना लगभग तय है। पिछले 120 दिनों से मुल्क में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि कच्चे तेल की कीमत करीब 70% बढ़ चुकी है। हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों और चुनावी माहौल की वजह से मोदी हुकूमत असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से बचती रही है। हालांकि इंतखाबात खत्म होते ही वो कीमतों को बढ़ाने में देर नहीं करती। अभी मुल्क में उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। इसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। इसी वजह से अगले हफ्ते से दाम बढ़ने के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के वजीर और NCP लीडर नवाब मलिक को मुंबई में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर से लाया गया। उन्हें कोर्ट में दोबारा पेश किया गया। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में उनकी ईडी हिरासत आज खत्म हो चुकी थी। उन्हें कोर्ट में दोबारा पेश किया गया और फिर ईडी की दरखास्त पर कोर्ट ने उन्हें 7 मार्च तक दोबारा पूछताछ के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के मौजू पर पोस्ट बजट वेबिनार से खिताब किया। इस मौके पर तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि सिर्फ दिवाली पर मिट्टी के दिए खरीदने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मकामी मैन्युफैक्चरर्स को बैनुल अक़वामी सतह का मियार बरकरार रखना होगा। हमें मुस्तक़बिल के लिए तहकीक पर मबनी हिकमत अमली की ज़रूरत है। मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और ये हमें
दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है। अगर किसी देश से रॉ मटेरियल बाहर जाए और वो उसी से बने मैन्युफैक्चर गुड को इंपोर्ट करे, ये स्थिति किसी भी देश के लिए घाटे का सौदा होगा। दूसरी तरफ भारत जैसा विशाल देश सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाए तो भारत कभी भी न प्रगति कर पाएगा, न हमारी युवा पीढ़ी को अवसर दे पाएगा। यह वैश्विक महामारी के दौर में हम देख रहे हैं कि किस तरह विश्व में सप्लाई चेन तहस नहस हुई है। और इन दिनों तो हम विशेष तौर पर देख रहे हैं कि सप्लाई चेन के विषय ने कैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को भी हिला के रख दिया है। जैसे हम सारे नेगेटिव बातों को हमारे सामने देखते हैं, तो जरा दूसरा पहलू देखें। इस के प्रकाश में भी हमें लगेगा कितने बड़े संकट जब सामने होते हैं, कभी भी स्थितियां बदलती हैं, तो मेक इन इंडिया की जरूरत पहले से ज्यादा हो गई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, क्या कोई पॉजिटिव बातें हैं जो हमें मेक इन इंडिया के लिए प्रेरित करती हैं? अवसर को हम ढूंढ पाते हैं क्या? आप देखिए, जिस देश के पास इतनी बड़ी मात्रा में युवा पीढ़ी हो, नौजवान हो, जिस देश के लोगों के टैलेंट के विषय में दुनिया में कोई क्वेश्चन मार्क न हो, आवश्यकता के अनुसार स्किल्ड मैन पावर को डेवलप करना, डेमोग्राफिक डिविडेंड, और दुनिया आज डेमोक्रेटिक वैल्यूज की तरफ बहुत आग्रह और आशा भरी नजर से देख रही है। यानी अपने आप में ये ऐसा संपुट है, एक ऐसी चीजें हमारे पास हैं जिसको लेकर के हम एक बड़े सपने देख सकते हैं। उसके साथ साथ अथाह प्राप्त। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 17,92,816 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान 8,772 अफराद ने अपनी जान गंवाई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना के केसेस का मजमूई आंकड़ा 44,08,08,955 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 59,95,723 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 6,10,80,141 अफराद का इलाज चल रहा है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में मुसलसल कमी के दरमियान पिछले 24 घंटों के दौरान रोजाना मुतासरा मरीजों से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिससे कोरोना के जेर इलाज मामलात की तादाद 80,000 से नीचे आ गई है। जुमेरात को वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8,528 एक्टिव केसेस में कमी आई, जिससे मुल्क भर में 77,152 एक्टिव केसेस रह गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के 6,561 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि इससे 142 अफराद की मौत हुई। मशरकी रोमानिया में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 7 फौजी हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज ये हेलीकॉप्टर मशरकी रोमानिया में एक लापता लड़ाका तैयारे और उसके पायलट की तलाश के लिए निकला था, जो गिरकर तबाह हो गया। रोमानिया की वजारत दिफा ने हेलीकॉप्टर IAR 330 को हादसे के नतीजे में 7 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि हेलीकॉप्टर में 5 क्रू मेंबरान भी थे, जिनमें से 2 बहरिया के तैराक थे। रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे के बाद भी MiG-21 एयरक्राफ्ट और उसके पायलट की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। लापता जहाज के पायलट ने खराब मौसम की इतला दी थी, जिस पर उसे वापस बेस आने की हिदायत दी गई थी, लेकिन पायलट वापस न आ सका, जिसके बाद जहाज की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। अब बात क्रिकेट की। इंडिया और श्रीलंका के बीच जुमे के रोज मोहाली में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। मैच के एक दिन पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विराट के
100वें टेस्ट पर उनको मुबारकबाद दी और कहा कि पूरी टीम इसे खास बनाएगी। रोहित ने पुजारा रहाणे के फ्यूचर को लेकर कहा कि उनकी वापसी मुमकिन है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम अब मुस्तकबिल में दोनों के बारे में नहीं सोचेंगे, हमारी नज़रें उन पर बनी रहेंगी। रोहित ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वो इंडिया के लिए कभी 100 टेस्ट खेल पाएंगे। टीम इंडिया के साबिक कप्तान विराट कोहली मोहाली में अपना 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे। उनके इस तारीखी मैच को लेकर रोहित ने कहा कि ये वाकई में बड़ी कामयाबी है। कोहली ने टीम इंडिया के लिए अभी तक बहुत अच्छा मुजाहरा किया और टीम को आगे बढ़ने में मदद की है। उन्होंने कई चीजें बदली हैं। पूरी टीम विराट के 100वें टेस्ट को खास बनाएगी। अब बात उत्तर प्रदेश के इंतखाबात की। उत्तर प्रदेश में जुमेरात के रोज असेंबली इंतखाबात के छठे फेज का पोलिंग खत्म हो चुकी है। इस बार करीब 54.90% 54.90% वोटिंग हुई है। 2017 में इन्हीं 57 सीटों पर 56.52% पोलिंग हुई थी, यानी इस बार 1.62% कम वोटिंग हुई है। 2012 में इन्हीं सीटों पर 55.19% वोटिंग हुई थी। वहीं 2012 के मुकाबले में 2017 में वोटिंग में 1.3% का इजाफा हुआ था। पिछले 3 इंतखाबात में इन 57 सीटों का एनालिसिस करें तो पता चलता है कि जब जब वोट का परसेंटेज बढ़ा तो उस वक्त के ऑपोजिशन पार्टीज को फायदा हुआ। 2017 में 1.3% वोटिंग बढ़ने पर बीजेपी को यहां 38 सीटों का फायदा हुआ था। यूपी में इंतखाबात के नतीजे तो 10 मार्च को आएंगे, लेकिन यहां सरकारी ओहदेदारों के सरकारी रिहायश गाहों के वोट के बदलते रंगों से सियासी चर्चा गर्म हो गई है। अयोध्या के डीएम रेसिडेंस के बोर्ड ने 24 घंटे में 3 रंग देख लिए। पहले यह बोर्ड भगवा रंग का लगा था, जिसे चाशुंबे को बदलकर हरा कर दिया गया। इसके बाद हलचल मच गई। अयोध्या के साधु संतों ने इस पर नाराजगी जताई। तरह तरह की बातचीत होने लगी। इसके बाद डीएम ने पीडब्ल्यूडी को फटकार लगाई। इसके बाद देर रात इसका रंग बदला गया, अब यह लाल रंग का है। इत्तेफाक की बात यह है कि अहम अपोजिशन पार्टी समाजवादी पार्टी की टोपी का रंग भी लाल है। ये मामला जानकारी में आने के बाद डीएम नीतीश कुमार ने पीडब्ल्यूडी के ओहदेदारों को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद डिपार्टमेंट ने बोर्ड का रंग बदला। अब हम बात करते हैं असेंबली इंतखाबात के आखिरी फेज की। यूपी के इंतखाबात का आखिरी मरहला बाकी है। छठे फेज की 57 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। पार्टियों की नजर अब 7वें और आखिरी फेज की 54 सीटों पर है। ये सभी सीटें बनारस जोन की हैं, इसलिए यहीं पर 4 दिन सियासी पार्टियों का जमावड़ा भी है। इन 54 सीटों पर 7 मार्च को पोलिंग होनी है। पार्टियों ने 7वें फेज को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है, क्योंकि कांटे की टक्कर की हालत में जो मेजॉरिटी है वो इसी फेज में मिलेगी। बनारस में तो चर्चा तो इस बात की भी है कि यूपी इंतखाबात में इख्तिदार का मोक्ष पार्टियों को इसी काशी में ही मिलेगा। इसीलिए तो प्रधानमंत्री यानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक बनारस में है। अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी भी बनारस में है। ममता बनर्जी 2 दिन के दौरे पर बनारस में है। एक दिन पहले गंगा आरती करने पहुंची तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया था। इसकी मुखालिफत में सीढ़ी पर ही वो बैठ गई थी। दूसरे दिन जुमेरात को ममता ने अखिलेश यादव के साथ काशी में पहली रैली की। ममता ने कहा कि अब यूपी में खेला होवे। काले झंडे दिखाने वालों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने बीजेपी वर्कर्स के दिमाग में फोड़ना तोड़ना छोड़कर कुछ और नहीं है, ऐसा कहा। अगर हम वजीर आजम की बात करें तो नरेंद्र मोदी भी अब पूरी तरह से बनारस जोन पर फोकस कर रहे हैं। 2 मार्च से ही इसी इलाके में हैं और 5 मार्च को वाराणसी में रोड शो भी करेंगे। आज भी वो वाराणसी में थे। अगले 2 दिन यानी 4 और 5 मार्च को वो यहीं रुकेंगे। पीएम अकेले पूर्वांचल की 37 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए सीधे वोट मांगेंगे। वजीर आजम मोदी ने वाराणसी हवाई अड्डे पर यूक्रेन से लौटकर आए हिंदुस्तानी वाराणसी समेत पूर्वांचल के अलग अलग जिलों के 15 तुलबा से मुलाकात भी की है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी भी वाराणसी में है। वो अगले 3 रोज में यहाँ पे काफी रैलियां करने वाली हैं। उनका प्रियंका गांधी 5 मार्च तक कबीर चौरा मठ में ही क़याम करेंगी। 4 मार्च को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फूलपुर में एक मीटिंग को मुखातिब करेंगे। बीएसपी सरबराह मायावती वैसे तो इन इंतखाबात में बहुत रैलियां नहीं कर रही हैं, लेकिन आखिरी फेज के लिए वो भी काशी पहुंची हैं। उन्होंने जुमेरात को संदाहा में कहा कि यूपी के मौजूदा वजीर आला योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण ही गुंडा माफिया को उन्हें इस नज़र से देखते हैं, जबकि दीगर
मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को वो माफिया के तौर पर नहीं देखते। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल लीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।